हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, जिसमें हम सोप, डिटर्जेंट, इथेनॉइक एसिड इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं वो हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, तो अब हम इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि द केमिकल प्रॉपर्टीज विच वी आर गोइंग टू स्टडी आर कंबशन रिएक्शन। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कंबशन रिएक्शन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंबशन जो है, कंबशन का मतलब क्या है? बर्निंग। ठीक है, तो कंबशन यानी कि बर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन कंपाउंड एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। कंबशन को हम बर्निंग भी बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो हैं एयर में बर्न होते हैं टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। जैसे एल्केन को अगर हम एयर में बर्न करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एल्केन्स जो हैं वो एज एन एक्सेलेंट फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं। तो एक उसका ये रीज़न है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जब हम उसको बर्न करते हैं इन एयर। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि एल्केन को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली कार्बन के कंपाउंड्स को, कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हम एज अ फ्यूल यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि दे बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, चाहे वो एल्केन की बात हो, चाहे किसी और कार्बन कंपाउंड की बात हो या कार्बन की बात हो, तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स एज अ फ्यूल हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम उनको बर्न करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जो सिंगल बॉन्ड वाले जो हैं, यानी कि एल्केन्स जो होते हैं, जनरली एयर में बर्न करते हैं विद अ ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। एक ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होता है, मतलब ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम के साथ ये जो एल्केन्स होते हैं वो जनरली एयर में बर्न करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन का जो परसेंटेज है, जितना परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट है इन हाइड्रोकार्बन्स में इज कंपैरेटिवली लो। ठीक है, विच जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है कंप्लीटली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, सो इट प्रोड्यूसेस ब्लू नॉन सूटी फ्लेम, क्योंकि इसमें कार्बन काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू द अदर हाइड्रोकार्बन्स। इफ हाउएवर द सप्लाई ऑफ एयर फॉर बर्निंग इज रिड्यूस्ड, अगर सप्लाई ऑफ एयर को हम रिड्यूस कर देते हैं तो क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल टेक प्लेस एंड दे विल बर्न प्रोड्यूसिंग सूटी फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जिससे कि सूटी फ्लेम यानी कि एक ब्लैक स्मोक वाला जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा। दिस पॉइंट विल बी क्लियर जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारे गैस स्टोव्स होते हैं, यानी कि जो केरोसिन स्टोव्स होते हैं, उनमें टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम इनलेट्स बोलते हैं। ठीक है, गैस स्टोव में कुछ टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो एयर है, मतलब सो दैट सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑफ एयर इज अवेलेबल फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस अ स्मोकलेस ब्लू फ्लेम, यानी कि हमें ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट हो जिससे कि जो फ्यूल का कंप्लीट बर्निंग हो जाए और स्मोकलेस ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हो। इस वजह से गैस स्टोव के पास जो है टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर गैस में प्रेजेंट फ्यूल अगर कंप्लीटली बर्न नहीं होता, देन अ सूटी फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड विच ब्लैकन्स द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल फ्रॉम द आउटसाइड। अगर जो गैस में प्रेजेंट फ्यूल है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है तो जो यूटेंसिल है, जो हमारा बर्तन है, वो नीचे से ब्लैक हो जाता है। सो इफ द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इन आवर होम्स आर गेटिंग ब्लैकेंड, तो इसका मतलब क्या है कि एयर होल्स जो है गैस स्टोव के वो ब्लॉक होते जा रहे हैं और फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा। ये तो हो गई हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात। अब हम बात करते हैं अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस। तो ये एल्कीन्स और एल्काइंस जो होते हैं एयर में बर्न करते हैं एक येलो सूटी फ्लेम के साथ, मतलब ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, इथीन एंड इथाइन, ये एयर में बर्न करते हैं विद अ सूटी फ्लेम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन का परसेंटेज जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कंपेरेटिवली हायर होता है देन दी सैचुरेटेड वंस। ठीक है, एयर कंटेन्स ओनली अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन इन इट विच इज इनसफिशिएंट फॉर द कंप्लीट कंबशन। एयर में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होता है जो कि कंप्लीट कंबशन के लिए इनसफिशिएंट है ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। बट इफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्नड इन प्योर ऑक्सीजन, तो वो कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे और एक ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगा विदाउट एनी स्मोक। यानी कि अगर वैसे तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सूटी फ्लेम के साथ और येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है जब हम उनको बर्न करते हैं, बट अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्योर ऑक्सीजन में बर्न होंगे तो दे विल बर्न कम्प्लीटली और उससे फिर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगा और कोई भी स्मोक प्रोड्यूस, मतलब कोई भी सूटी फ्लेम या फिर कोई ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा। अब जो फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले क्या है कि इनकम्प्लीट कंबशन जो है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में होता है, जिसकी वजह से अनबर्न कार्बन फॉर्म हो जाता है, मतलब अनबर्न कार्बन फॉर्म हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सूट, जो कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है, कुकिंग यूटेंसिल्स को ब्लैक कर देता है और चिमनीज को ब्लॉक कर देता है फैक्ट्रीज में। और इनकम्प्लीट कंबशन से और क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस फॉर्म हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। येट अनदर डिसएडवांटेज क्या है, एक और
कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल प्रोड्यूसेस लेस हीट देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन। तो मेनली 3 डिसएडवांटेज हैं इनकम्प्लीट कंबशन के। सबसे पहले क्या है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर की वजह से अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ सूट, जो कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देता है, कुकिंग यूटेंसिल्स को ब्लैक कर देता है और चिमनीज को ब्लॉक कर देता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि उससे एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है कि इनकम्प्लीट कंबशन से काफ़ी कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है एज कम्पेयर टू दी कंप्लीट कंबशन। अब हमारा कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन मतलब कंबशन रिएक्शन तो हो गया। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली क्या होता है कि कोई एक कंपाउंड, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर दे। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाए। एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम किसी भी हाइड्रोकार्बन का किसी दूसरे एटम से, जैसे कि क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन एटम का हो रहा है क्लोरीन के साथ, मतलब हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लोरीनेशन। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद क्लोरीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद क्लोरीन। नाउ एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन मतलब एक ऐसा एडिशन रिएक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इसमें होता क्या है, इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइंस विद अनदर सब्सटेंस टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। इसको हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन करता है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इसको हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस की। Addition reactions are given by all unsaturated hydrocarbon containing double या ट्रिपल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड किसमें होता है? एल्कीन्स में। ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है? एल्काइंस में। तो ये एल्केन्स में नहीं होता, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, उसमें क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या होगा? एडिशन रिएक्शन। ठीक है। अब हमारी आज की क्लास और हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इसमें हम इथेनोइक एसिड मतलब इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल, इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड और सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो इथेनॉल होता है यानी कि इथाइल अल्कोहल है, वो सेकंड मेंबर है अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉन्ग चेन वाली फॉर्म में, CH3CH2OH या फिर CH3CH2OH ऐसे करके। मतलब C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है इथेनॉल का। और इथेनॉल का जो कॉमन नेम है वो है इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल को हम कॉमनली इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। मोस्ट कॉमन और मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्कोहल है, और समटाइम्स इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड जस्ट अल्कोहल। मतलब इथेनॉल को हम अल्कोहल भी बोल सकते हैं, जो कि एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्कोहल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड है जिसकी एक प्लीजेंट स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है। इथेनॉल एक वॉलेटाइल लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका? 78 डिग्री सेल्सियस या 351 केल्विन। 351 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये एक कलरलेस लिक्विड है, प्लीजेंट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है और वॉलेटाइल लिक्विड है। वाटर से लाइट होता है और वाटर के साथ मिक्स हो जाता है इन एनी प्रोपोर्शन। Solubility of ethanol in water is due to the presence of hydroxyl group। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से इथेनॉल वाटर में soluble होता है और किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाता है। इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। इथेनॉल में 5% वाटर ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट, जो कि एक कमर्शियल अल्कोहल है। और अगर 100% प्योर इथेनॉल की बात करें उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। इथेनॉल एक कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि कोई भी हाइड्रोजन आयन उसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम उसको एक न्यूट्रल कंपाउंड बोलते हैं। तो इथेनॉल हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस सोल्यूशन, क्योंकि ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, न्यूट्रल है, तो इसीलिए कोई भी लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो हो गई उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर कंबशन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड ब्रेक अप कंप्लीटली टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। यानी कि कभी भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन के टाइम पे ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन और फिर वो ब्रेक हो जाता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साथ में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीडेशन एक तरह का कंट्रोल कंबशन है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो इथेनॉल जो है एक हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है जो कि इजीली फायर कैच कर लेता है और बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इथेनॉल बर्न्स रैपिडली इन एयर टू फॉर्म CO2 एंड वाटर और काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होता है। ऑल द अल्कोहल्स बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। इथेनॉल एक फ्यूल है
अ मटेरियल विच इज़ बर्न टू ऑब्टेन हीट इज कॉल्ड फ्यूल। हमें पता है फ्यूल क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बर्न होती है और हीट ऑब्टेन मतलब उसे हीट मिलती है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूल। तो इथेनॉल क्लियर फ्लेम के साथ बर्न होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। सम कंट्रीज ऐड इथेनॉल टू पेट्रोल टू बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार। कुछ कंट्रीज में पेट्रोल में भी इथेनॉल ऐड करके एज अ फ्यूल फॉर द कार उसको यूज़ किया जाता है। इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पेट्रोल में ऐड करते हैं तो यानी कि वो एक एडिटिव की तरह यूज़ होता है। अब बात करें ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन मतलब होता है कंट्रोल्ड कंबशन। तो जब इथेनॉल को हम हीट करेंगे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन के साथ, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन के साथ जब हम इथेनॉल को हीट करेंगे, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ अगर हम इसको इथेनॉल को हीट करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा और साथ में वाटर फॉर्म होगा। ये जो रिएक्शन है कैन बी कैरिड आउट बाय एडिंग 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू इथेनॉल ड्रॉप वाइज टिल द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन नो लॉन्गर डिसअपियर। यानी कि ये जो हम रिएक्शन है ये वाली, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में 5% एक्वस सोल्यूशन डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH में हम 5% एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे टू उसको फिर इथेनॉल में ऐड कर देंगे ड्रॉप वाइज, जब तक वो जो पर्पल कलर है पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन का वो डिसअपियर नहीं हो जाता। और जब टेस्ट ट्यूब में जो इथेनॉल प्रेजेंट है जब वो गर्म होगा और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट भी प्रेजेंट है तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होगा इनटू इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ द रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है जब हम इथेनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं। ये रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल। इथेनॉल के टेस्ट की तरह हम इस रिएक्शन को यूज भी करते हैं। नाउ व्हाट इज डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब होता है उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे, किसी भी अल्कोहल में से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एक्वस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इथेनॉल को एक्सेसिव कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और इथीन बन जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो इथेनॉल मॉलिक्यूल के डिहाइड्रेशन के टाइम पे हाइड्रोजन जो है CH3 ग्रुप का एंड OH फ्रॉम दी CH2OH ग्रुप, CH3 ग्रुप का हाइड्रोजन और CH2OH का OH आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। यानी कि इथेनॉल मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसमें CH3 ग्रुप का हाइड्रोजन और CH2OH का OH, तो हाइड्रोजन और OH मिलकर H2O बना लेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इथीन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि वाटर मॉलिक्यूल को इथेनॉल मॉलिक्यूल में से रिमूव करता है। रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड मतलब एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ऑन वार्मिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब इथेनॉइक एसिड जो है इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा ऑन वार्मिंग, मतलब उसको गर्म करने पे रिएक्ट करेगा टू फॉर्म इथाइल एसिटेट या इथाइल इथेनोइट प्लस वाटर। ठीक है। रिएक्शन इन विच अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंस विद अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म एस्टर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। तो ये एस्टेरिफिकेशन जो है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जैसे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एस्टेरिफिकेशन होता है। अब अल्कोहल का टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सोडियम मेटल टेस्ट। ऑर्गेनिक लिक्विड में एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल हम डाल देंगे, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें ऑर्गेनिक लिक्विड ऐड करेंगे जो कि हमें टेस्ट करना है, उसमें फिर हम एक छोटा सा पीस डाल देंगे सोडियम मेटल का। अगर बबल्स हाइड्रोजन गैस के अगर बबल्स फॉर्म हुए हैं तो उसका मतलब है कि ऑर्गेनिक लिक्विड में अल्कोहल प्रेजेंट है, मतलब जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो अल्कोहल है। अगर उसमें सोडियम मेटल डालने के बाद हाइड्रोजन गैस के बबल्स या एफरवेसेंस प्रोड्यूस हुए हैं तो ठीक है। नाउ एस्टर टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम वार्म करेंगे, जो जिस कंपाउंड को हमें टेस्ट करना है उसको हम पहले वार्म करेंगे विद सम ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड, मतलब इथेनॉइक एसिड के साथ उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम वार्म करेंगे और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अ स्वीट स्मेल इंडिकेट्स दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एन अल्कोहल। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को वार्म करने के बाद अगर उसमें एक स्वीट स्मेल प्रोड्यूस हुई है तो उसका मतलब है कि उसमें वो जो कंपाउंड है वो अल्कोहल है। अब ये स्वीट स्मेल जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस हुई है, एस्टर के फॉर्मेशन की वजह से। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो कंपाउंड है इट इज एन अल्कोहल और नॉट। अब यूजेस ऑफ इथेनॉल की अगर हम बात करें, यानी कि इथाइल अल्कोहल यूज़ कहाँ का होता है, तो सबसे पहले तो वो पेंट्स, वार्निशेस, लैक्वर, मशीन्स, मेडिसिन, परफ्यूम्स, डाइज, सोप, सिंथेटिक रबर, इन सब चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है। किसमें? पेंट, लैक्वर, मेडिसिन, परफ्यूम, डाइज, सोप और सिंथेटिक रबर, इनके मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। देन सोप इज इथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, मतलब कई सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होंगे बट इथाइल अल्कोहल में दे आर सॉल्युबल।
अब क्योंकि ये इथाइल अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा मतलब एक गुड सॉल्वेंट होता है, तो इसीलिए इसको हम इन मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, जैसे कि टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और कई सारे टॉनिक्स में इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये गुड सॉल्वेंट होता है। देन इथाइल अल्कोहल एक अल्कोहलिक ड्रिंक के फॉर्म में भी यूज़ होता है, मतलब जैसे विस्की, वाइन, बियर, इन सब चीज़ों में भी इथाइल अल्कोहल यूज़ होता है। विस्की में अबाउट 35% इथाइल अल्कोहल होता है, वाइन में 10 to 20% इथाइल अल्कोहल होता है और बियर में 6% इथाइल अल्कोहल होता है। 35% इथाइल अल्कोहल इज इन विस्की, 10 से 20% होता है वाइन में, और जो हमारी बियर होती है उसमें 6% इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। एंड इथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो यूज एज अ एंटीसेप्टिक, मतलब घाव पे भी हम उसको लगाते हैं एज एन एंटीसेप्टिक, एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। तो ये थे हमारे इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल के यूजेस। अब हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि मतलब अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद जो ड्राइविंग में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और बाकी जो ड्रिंकिंग अल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। चलो आ जाओ। सो अल्कोहल क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को भी स्लो डाउन कर देता है, यानी कि नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी स्लो डाउन होगी, ड्यू टू विच जजमेंट वाली जो हमारी कैपेबिलिटी है वो भी मतलब कम हो जाती है, इज इम्पेयर्ड एंड इज हिज रिएक्शन बिकम स्लो। मतलब नर्वस सिस्टम और ब्रेन को अफेक्ट करेगा, उसकी एक्टिविटी स्लो होगी, तो जो हम जजमेंट वाली जो हमारी कैपेबिलिटी है वो भी स्लो हो जाएगी और रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। सो अ पर्सन ड्राइविंग अ कार अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल कैन नॉट जज अ सिचुएशन प्रॉपर्ली। मतलब कोई भी बंदा अगर अल्कोहल इंटेक करके ड्राइविंग करता है तो वो क्या करता है, उस सिचुएशन को ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिचुएशन को जज करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है और फिर नहीं जज कर पाता प्रॉपर्ली एंड एक्ट क्विकली इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी आती है, जैसे कोई सामने से गाड़ी आ रही है, तो वो अचानक से ऐसे हिल डुल के चल जाता है, तो इस वजह से फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि ऑन दैट स्पॉट उसके पास जजमेंट करने की कैपेबिलिटी उसकी स्लो हो गई है। इन दिस वे ड्रंकन ड्राइविंग लीड्स टू इंक्रीज्ड रोड एक्सीडेंट। इसीलिए कहते हैं कि जो मतलब दारू पी के या कुछ भी पी के रोड पे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। देन सेकंड जो हार्मफुल इफेक्ट है वो है अल्कोहल ड्रिंकिंग लोअर्स इनहिबिशन ड्यू टू विच अ ड्रंकन मैन बिकम्स क्वाइरलोसन। मतलब हमारा ये मेंटल रिटार्डेशन भी कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वायलेंस, फाइट्स, ये सारी चीज़ें सोसाइटी में बढ़ जाती हैं। देन ड्रिंकिंग एल्कोहल हैवीली ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन लीड्स टू स्टैगर्ड मूवमेंट। किसी भी पर्टिकुलर ओकेजन में, जैसे दिवाली, होली या फिर किसी की शादी वगैरह में जो एल्कोहल इंटेक कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, स्टैगर्ड मूवमेंट हो जाता है और जबान भी लड़खड़ाने लग जाती है, अनक्लियर स्पीच हो जाती है, ब्लड विजन हो जाता है, डिजीनेस होती है और वॉमिटिंग आती है। और अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एल्कोहल इंटेक कर लिया है तो क्या होगा, जो बंदा है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। और हैवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल की वजह से मतलब जब ज़्यादा ही अल्कोहल इंटेक करते हैं तो वो उससे एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। वो पर्सन एक एल्कोहलिक पर्सन बन जाता है। दिस मेक्स द पर्सन फाइनेंशियली बैंकरप्ट, मतलब उसकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। एंड हैवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग हो रही है तो इस केस में क्या होगा, स्टमक डैमेज होगा, लिवर हमारा डैमेज हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स आएंगी और इवन ब्रेन तक भी वो प्रॉब्लम जा सकती है। लिवर की डिसीज होती है एक सिरोसिस या साइरोसिस बोल सकते हैं इसको, जो कि एल्कोहल की वजह से होती है और लिवर सिरोसिस की वजह से डेथ भी हो सकती है। देन कम्स द ड्रिंकिंग ऑफ अडल्ट्रेटेड एल्कोहल, मतलब मिथाइल एल्कोहल जिसमें मिथेनॉल प्रेजेंट होती है, अगर उस वाली एल्कोहल को इंटेक कर लिया है तो काफ़ी सारे पॉइजनिंग, ब्लीडिंग होती है, इवन ब्लाइंडनेस हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ एल्कोहल एंड बी सेफ, बी हैप्पी। ओके, नाउ कम्स द केस ऑफ मिथेनॉल। व्हेन टेकन इंटरनली मिथेनॉल इज अ पॉइजन, मतलब जब इंटरनली अगर कोई बंदा मिथेनॉल इंटेक कर लेता है तो वो एक पॉइजनस एल्कोहल होता है। सो अनलाइक इथेनॉल की जैसे नहीं होता, ड्रिंकिंग मिथेनॉल इवन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जैसे इथेनॉल तो ज़्यादा अमाउंट में या फिर थोड़ा बहुत, मतलब इथेनॉल की कंपेयर में मिथेनॉल इज मोर पॉइजनस, ठीक है। तो अगर मिथेनॉल का थोड़ा सा भी क्वांटिटी अगर इंटेक हो गई है तो उससे क्या होगा, कैन कॉज सीवियर पॉइजनिंग लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। इससे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मिथेनॉल जो है हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है, जिससे कि परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। मिथेनॉल एक ऑक्सीडाइज्ड, मतलब मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल इन द लिवर ऑफ अ पर्सन। अगर मिथेनॉल इंटेक कर लिया तो वो लिवर में जाएगा, लिवर में फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू मिथेनॉल, और ये जो मिथेनॉल है वो सेल्स के कंपोनेंट्स के साथ रैपिडली रिएक्ट करेगा और कोगुलेशन हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म का कोगुलेशन हो जाएगा। अब इसकी वजह से द सेल स्टॉप फंक्शनिंग नॉर्मली, नॉर्मल फंक्शन करना सेल बंद कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन की मिथेनॉल ड्रिंक करने की वजह से डेथ हो जाएगी, ठीक है। नाउ कम्स डीनेचुरेटेड एल्कोहल, यानी कि डीनेचुरेटेड इथेनॉल। अब ये डीनेचुरेटेड एल्कोहल क्या होता है, is ethyl alcohol which has been made unfit for drinking purposes by adding small amount of poisonous substance जैसे मिथेनॉल, पायरीडीन, कॉपर सल्फेट, इन सबको ऐड करके उस इथाइल अल्कोहल को अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना दिया है। तो उस इथाइल मतलब उस अल्कोहल को हम बोलेंगे डीनेचुरेटेड, ठीक है। मतलब ये कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेज होते हैं, उनको हम अगर किसी अल्कोहल में ऐड कर दें तो वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे डीनेचुरेटेड अल्कोहल। Please note that the addition of small amount of copper sulfate imparts a blue color to industrial ethyl
अल्कोहल सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। ठीक है, नाउ कम्स इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड भी इसको हम बोलते हैं। इथेनॉइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COH। कॉमन नेम क्या है इथेनॉइक एसिड का? एसिटिक एसिड। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड जो है उसको हम विनेगर भी बोलते हैं। विनेगर में कितना 5 to 8% होता है इथेनॉइक एसिड, मतलब हम बोल सकते हैं विनेगर कंटेन्स अबाउट 5 to 8% एसिटिक एसिड, क्योंकि इथेनॉइक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। विनेगर इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव। हमें पता है कि विनेगर यानी कि सिरका जो होता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं फॉर पिकल्स। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें इथेनॉइक एसिड की, तो इथेनॉइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है जिसका एक सोर टेस्ट होता है, और हमें पता है कि विनेगर का कैसा टेस्ट होता है, तो वैसा उसका मतलब स्मेल जो होती है, स्मेल विनेगर वाली हो जाती है, सोर टेस्ट हो जाता है, और एक ये कलरलेस लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 118 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम बोलते हैं 391 केल्विन। और जब प्योर इथेनॉइक एसिड को कूल करते हैं, इट फ्रीजेस टू फॉर्म अ कलरलेस आइस लाइक सॉलिड विच लुक्स लाइक अ ग्लेशियर। तो जब हम इथेनॉइक एसिड को जब प्योर इथेनॉइक एसिड को कूल करते हैं तो वो कलरलेस आइस लाइक सॉलिड में फ्रीज हो जाता है। ड्यू टू दिस प्योर इथेनॉइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड, क्योंकि वो फ्रीज मतलब कूल करने के बाद वो कलरलेस आइस लाइक यानी कि ग्लेशियर जैसे उसका अपीयरेंस हो जाता है, इसीलिए प्योर इथेनॉइक एसिड को हम बोलते हैं ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इथेनॉइक एसिड एक मिक्सिबल सब्सटेंस है, मिक्सिबल इन लिक्विड इन ऑल प्रोपोर्शंस। नाउ व्हाट आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज? हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि लिटमस पे उसका क्या एक्शन होता है एंड कुछ उसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इथेनॉइक एसिड एक एसिड, मतलब नाम से पता चल रहा है एसिडिक इन नेचर है, तो वो क्या करेगा? इथेनॉइक एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इनफैक्ट ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। हमें पता है एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूडिंग द इथेनॉइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टू ऑरेंज। डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड की अगर हम बात करें तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को ऑरेंज कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका पीएच अबाउट 4 है। इससे क्या पता चलता है? इथेनॉइक एसिड एक वीक एसिड है। ऑन दी अदर हैंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को रेड कन्वर्ट कर देगा। इससे पता चलता है कि उसका पीएच अबाउट 1 है एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ द रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इथेनॉइक एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जो इथेनॉइक एसिड प्लस कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉल्ट एंड वाटर। नाउ रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद वाटर ऑल्सो। जब सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं इथेनॉइक एसिड के सोल्यूशन में तो ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब निकलता है, मतलब ऐसे झाग से निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। सॉल्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज सोडियम इथेनोएट। ये एक सॉल्ट है। कॉमन नेम क्या है सोडियम इथेनोएट का? सोडियम एसिटेट। ऑल अदर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट इन अ सिमिलर वे। जैसे हमारा इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है वैसे ही बाकी काफ़ी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड सेम वे में रिएक्ट करते हैं। नाउ कम्स द रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन प्लस वाटर फॉर्म होगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉइक एसिड। इनफैक्ट सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज होते हैं, मतलब डिकम्पोज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रिस्क एफरवेसेंस शो करने के लिए। नाउ द रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या है इसमें? सोडियम इथेनोएट और वाटर। इन दिस रिएक्शन मतलब बेस के साथ जब इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करेगा तो ये इथेनॉइक एसिड जस्ट लाइक मिनरल एसिड वो एक्ट करेगा। इनफैक्ट सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं विद बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन विद अल्कोहल की बात करें तो सबसे पहले एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इथेनॉइक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस इथेनॉइक एसिड और कोई भी अल्कोहल जैसे इथेनॉल मान ले, तो इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है टू फॉर्म एस्टर। जैसे जब इथेनॉइक एसिड इज वार्म्ड विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनॉइक एसिड प्लस इथेनॉल और थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 बनेगा इथाइल इथेनोएट या फिर इथाइल एसिटेट, जिसकी स्वीट स्मेल होती है प्लस वाटर रिलीज होगा। अब ये जो है रिएक्शन इन दिस रिएक्शन इन विच अ स्वीट स्मेलिंग एस्टर इज फॉर्म्ड, ये जो है इथाइल इथेनोएट ये एक एस्टर है, स्वीट स्मेल का एस्टर है, तो ये जो रिएक्शन है इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनोइक एसिड। इनफैक्ट सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, प्लीजेंट स्मेलिंग एस्टर फॉर्म करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो ये रिएक्शन है विद एन अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टर जो है यूजुअली एक वॉलेटाइल लिक्विड है जिसकी एक स्वीट स्मेल और प्लीजेंट मतलब स्वीट और प्लीजेंट स्मेल होती है। इनको हम
बोल सकते हैं कि इनकी फ्रूटी स्मेल भी होती है। एस्टर आर यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल परफ्यूम्स, मतलब आर्टिफिशियल सेंट्स और परफ्यूम्स बनाने के लिए एस्टर यूज़ होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्टर हैव अ प्लीजेंट स्मेल ऑब्वियसली, तो इसी वजह से हम उसको परफ्यूम बनाने में यूज़ करते हैं। ये फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, एस्टर आर यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड एसेंस यूज्ड इन आइसक्रीम, स्वीट्स, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें भी एस्टर यूज़ होता है, परफ्यूम्स में एस्टर यूज़ होता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है एस्टर की, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बैक टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम विच दे आर ओरिजिनली फॉर्म्ड। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के बारे में हम देख लेते हैं। तो जब एस्टर को हम हीट करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ जब हम एस्टर को हीट करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा टू फॉर्म जो भी हमारा पेरेंट अल्कोहल था प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इथाइल इथेनोएट एस्टर को जब हम बॉयल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो सोडियम इथेनोएट और इथेनॉल फॉर्म कर लेगा। जैसे जो हमारा ऊपर वाली प्रोसेस थी ना, ये मतलब रिएक्टेंट जो है वो तो प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वाटर को हटा दो तो इस वाटर की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा दो, तो ये वाला जो है वो प्रोडक्ट में चला जाएगा, ये रिएक्टेंट में आ जाएगा। देखते हैं चलो कैसे होगा। देखो इथेनोइक एसिड हो गया, आई मीन इथाइल इथेनोइट हो गया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इन दोनों को हीट करेंगे, सोडियम इथेनोइट और इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सेपोनिफिकेशन, यानी कि सोप का फॉर्मेशन होता है जब एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं एस्टर की। एल्कली यूज करके जो एस्टर की हाइड्रोलाइसिस होती है उसको हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, और सेपोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि सोप का फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या क्या टेस्ट हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहला टेस्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। इसमें क्या है, जो कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और थोड़ा सा हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसमें ऐड कर देंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करने के बाद। ठीक है, नाउ कम्स एस्टर टेस्ट फॉर एसिड। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड को हम फॉर्म करेंगे थोड़ा सा इथेनॉल के साथ, और उसमें 2 या 3 ड्रॉप हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे। अगर स्वीट स्मेल अगर हमें शो हो रही है, अब क्योंकि एस्टर की स्वीट स्मेल होती है तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नाउ कम्स लिटमस टेस्ट। तो सम ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस कंपाउंड में हमने कुछ ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऐड कर दिया। अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो गया है तो उससे पता चलता है कि दैट कंपाउंड इज ऑर्गेनिक, आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके जो इथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है, इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो डाइल्यूट सोल्यूशन जो है इथेनोइक एसिड का, उसको हम एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। और जैसे विनेगर है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एपेटाइजर फॉर ड्रेसिंग फूड डिशेज, मतलब फूड डिशेज को डेकोरेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और फूड प्रिजर्वेटिव की तरह डाइल्यूट इथेनोइक एसिड का यूज़ होता है। एंड देन इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सेल्यूलोज एसीटेट, जो कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर होता है। इथेनोइक एसिड को हम एसीटोन के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ करते हैं। एस्टर को हम परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं, हमने अभी पढ़ा था। इथेनोइक एसिड को हम डाइज, प्लास्टिक, फेरा, इन सब चीज़ों में भी हम यूज़ करते हैं। इथेनोइक एसिड को हम रबर को कोगुलेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। रबर से जब हम लेटेक्स फॉर्म करते हैं उस टाइम भी इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो यूज्ड। नाउ फाइनली द लास्ट टॉपिक, सोप एंड डिटर्जेंट। तो अगर हम अपने डर्टी हैंड्स को वाटर के साथ सिंपली सिर्फ वाटर से धोएंगे, वॉश करेंगे, तो वो इतना अच्छे से क्लीन नहीं होगा। बट अगर हम थोड़ा सा सोप या डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं तो वो ईजिली क्लीन हो जाता है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्लींजिंग एजेंट है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, वो क्लींजिंग एक्शन शो करता है, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं डिटर्जेंट। मतलब एनी सब्सटेंस विच रिमूव डर्ट इज कॉल्ड डिटर्जेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, सोपी एंड नॉन सोपी। हम बोल सकते हैं एवरीडे लैंग्वेज में सोपी डिटर्जेंट को हम सोप बोलते हैं और नॉन सोपी डिटर्जेंट को हम सिंथेटिक डिटर्जेंट या फिर सिंपली डिटर्जेंट कहते हैं। तो ये जो है सोप एंड डिटर्जेंट आर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग आवर ओन बॉडी यानी कि सैनिटेशन, शेविंग सोप्स, हेयर शैम्पू, क्लीनिंग यूटेंसिल्स और इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर। तो इन सब में सोप एंड डिटर्जेंट का यूज़ होता है। नाउ सबसे पहले हम सोप पढ़ेंगे, उसके बाद उसके मैन्युफैक्चर, यूजेस वगैरह पढ़ेंगे, देन हम डिटर्जेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सोप है इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, मतलब पोटेशियम सॉल्ट ऑफ a long chain carboxylic acid which has cleansing property in water. A soap has a large non-ionic hydrocarbon group and an ionic group. मतलब ये जो सोप है इसमें एक लार्ज आयनिक हाइड्रोजन कार्बन की ग्रुप है प्लस एक आयनिक ग्रुप है CONNA। सोप के एग्जाम्पल क्या क्या है, सोडियम स्ट्रेट और सोडियम परमेनेट। तो सोडियम स्टेरेट जो है ये भी, इसका फॉर्मूला होता है C17H35CONA। ये जो है इज सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम स्टेरिक एसिड भी बोलते हैं। इसका एक लॉन्ग चेन मतलब सोडियम सॉल्ट है स्टेरिक एसिड का। ठीक है, सोडियम स्टेरेट जो है हैज़ अ लॉन्ग एल्काइल ग्रुप C17H35 एंड एन आयनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप CONA। और जो दूसरा एग्जाम्पल था हमारा सोडियम परमेनेट का,
तो सोडियम पैल्मिटेट सॉल्ट सोप जो है इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड पैल्मिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला है C15H31COH। अ सोप इज द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। सो अ सोल्यूशन ऑफ सोप इन वाटर इज बेसिक इन नेचर। सोप जो है वो एक सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, तो इसीलिए वो वाटर में बेसिक इन नेचर होता है। अब क्योंकि सोप सोल्यूशन बेसिक इन नेचर है तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, मतलब सोप बनता कैसे है। तो एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल से हमारा सोप बनता है। फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल आर नेचुरली अकरिंग एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड एंड एन एल्कोहल कॉल्ड ग्लिसरॉल। नाउ कम्स डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप, मतलब क्योंकि दे एक्ट लाइक अ सोप इन हैविंग द क्लींजिंग प्रॉपर्टी बट दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप लाइक सोडियम स्टेरेट। ठीक है, डिटर्जेंट आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप क्योंकि दे डू नॉट हैव इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विद हार्ड वाटर एंड हेंस कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन विद हार्ड वाटर। ठीक है, मतलब ये जो डिटर्जेंट है वो एक अच्छा क्लींजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू द सोप, क्योंकि इसमें कोई भी इनसॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं होता और इसको हम यूज़ कर सकते हैं इवन विद हार्ड वाटर ऑल्सो। तो अनलाइक सोप डिटर्जेंट कैन लेदर वेल इवन विद हार्ड वाटर। ठीक है, डिटर्जेंट फॉर्म्स लेदर इजिली इवन इन हार्ड वाटर। अब हमें एक चीज़ नोट करनी है कि वी वुड नॉट बी एबल टू चेक वेदर अ सैंपल ऑफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट बिकॉज अ डिटर्जेंट फॉर्म्स लेदर इजिली इवन विद हार्ड वाटर। अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी सैंपल ऑफ वाटर हार्ड है तो उस टाइम पे हम डिटर्जेंट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डिटर्जेंट इवन विद हार्ड वाटर भी वो लेदर इजिली फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अ डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है डिटर्जेंट which has a cleansing property in water। ठीक है, डिटर्जेंट हैज़ अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड एन आयनिक ग्रुप लाइक सल्फोनेट ग्रुप। मतलब इसमें आयनिक ग्रुप होता है जैसे सल्फोनेट ग्रुप प्लस नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन होता है, या फिर सल्फेट ग्रुप सल्फोनेट ग्रुप या सल्फेट ग्रुप और एक नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है इन डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के एग्जाम्पल क्या है, सोडियम एंड डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट एंड सोडियम एंड डोडिसाइल सल्फेट। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉर डिटर्जेंट। इनके फॉर्मूले क्या है, सोडियम एंड डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट का CH3CH2 होल 11 C6H4 SO3Na और सोडियम एंड डोडिसाइल सल्फेट का CH3CH2 होल 10 CH2SO4Na। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। ये जो लास्ट वाला पोर्शन था सोप एंड डिटर्जेंट, ये थोड़ा अजीब टाइप का टॉपिक था, तो इसको आप लोग दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा, दोबारा से देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।